नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बरेली में एक कार नहर में गिर गई। आरोप है कि गूगल मैप के गलत रास्ता बताने पर यह हादसा पेश आया। गनीमत रही, कार सवार तीनों लड़कों को बचा लिया गया। नहर में गिर गई कार, गूगल मैप ने दिखाया गलत रास्ता। टेक्नोलॉजी जहां हमारे लिए फायदेमंद है, वक्त भी बचाती है, लेकिन कहीं कहीं इस पर ज्यादा निर्भरता मुश्किल भी खड़ी कर सकती है। गूगल मैप बेहद ही लोकप्रिय ऐप है। अगर हम कहीं रास्ता भटक जाएं, तो गूगल मैप सही रास्ते तक पहुंचाने में मदद करता है। बरेली में एक कार नहर में गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि कार में सवार तीनों लड़कों की जान बच गई, लेकिन हादसे की वजह गूगल मैप के बताए गए गलत रास्ते को बताया जा रहा है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के कलापुर नहर की यह घटना है। तीनों दोस्त कानपुर से पीलीभीत जा रहे थे, लेकिन गूगल मैप ने धोखा दे दिया। हादसे की खबर मिलने के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तीनों लड़कों को बाहर निकाला है। बताया जा रहा है कि जो उस वक्त थाने की चीता 17 ड्यूटी पर थी, उसको तुरंत सूचना दी गई थी और वो आई और आकर के उसने जो हाइड्रा है, हाइड्रा की मदद से इसको कार को बाहर निकलवाया था। और ये वो कार है HR79D9286। यही वो रास्ता है जहां से वो गिरे थे। हाँ, यही वो जगह है जहाँ पर उनको समझ में नहीं आया या दिखाई नहीं दिया या किस कारण से, मतलब गाड़ी यही जाकर के पलट गई। वो नहर वाला रास्ता पकड़ लिए। नहर का रास्ता काफ़ी ख़राब है, टूटा हुआ है, और जिस कारण जो है वो नहर में उनकी गाड़ी चली गई और पलट गई। कोई जनहानि नहीं हुई, कोई चोट नहीं लगा। गूगल मैप से लोकेशन देखकर यात्रा करना काफी खतरनाक होता दिख रहा है। कुछ दिन पहले अधूरे पुल से कार गिरने में बड़ा हादसा हुआ था। इससे भी गूगल मैप की गलती उजागर हुई। 24 नवंबर को गूगल जीपीएस मैप की गलती से 3 लड़कों की जान चली गई। उनकी कार पुल से नीचे गिर गई। बदायूं की दातागंज पुलिस ने गूगल को नोटिस जारी किया है, जिसमें रास्ते के गुरुग्राम ऑफिस से पूछा गया कि जहां हादसा हुआ वो रास्ता खुला हुआ क्यों दिखाया और पुल को टूटा हुआ क्यों नहीं दिखाया गया। नोटिस में गूगल के रीजनल मैनेजर का नाम पूछा गया है, ताकि एफआईआर में उसका नाम शामिल किया जा सके। पिछले महीने तीनों लड़के गुरुग्राम से शादी में शामिल होने जा रहे थे। गूगल मैप के भरोसे यात्रा कर रहे थे। तीनों फरीदपुर मार्ग पर रामगंगा नदी के टूटे हुए पुल पर हादसा हुआ, जिससे कार 50 फीट नीचे गिर गई। दातागंज कोतवाली ने पीडब्ल्यूडी के 4 कर्मचारियों के अलावा कुछ और लोगों के खिलाफ लापरवाही की एफआईआर दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरदोई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां मेडिकल कॉलेज में नया कारनामा देखने को मिला। 7 साल के बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर आ गया, जिसके बाद डॉक्टर ने उसके हाथ में गत्ते का प्लास्टर चढ़ाया। हरदोई के खेतोई बालाजी इलाके में एक 7 साल का बच्चा खेलने के दौरान चोटिल हो गया। वो अपना हाथ उठा पाने में समर्थ नहीं है। इसके बाद उसकी मां उसे हरदोई के मेडिकल कॉलेज लेकर गई। बच्चे को इमरजेंसी में दिखाया गया, लेकिन वहां जो हुआ वो बेहद ही हैरान करने वाला था। बच्चे के साथ में फ्रैक्चर आया था। वो बेहद ही दर्द में था। हाथ में प्लास्टर लगाने की जरूरत थी, लेकिन वहां पर तैनात किसी स्वास्थ्य कर्मी ने इलाज के नाम पर बच्चे के हाथ में कागज के गत्ते का प्लास्टर चढ़ा दिया। बच्चे की मां का आरोप है कि डॉक्टर ने गत्ते का प्लास्टर लगाने के बाद कहा कि इससे हाथ सीधा रहेगा। इसके बाद डॉक्टर ने अगली सुबह आकर प्लास्टर लगाने की बात कही, लेकिन बच्चे का दर्द कम नहीं हुआ। घर पे थे, बच्चे लोग खेल रहे थे और नाली हो गई, कहीं बच्चे खेल रहे होंगे, बच्चे के ऊपर बच्चे गिर गए और हम तो डर गए। हमारे बच्चे का हाथ टूट गया। रामा सेंटर आए तो उन्होंने कहा कि सुबह पलस्तर हो जाएगा, और उन्होंने कहा कि अभी पट्टी बांध देते हैं और लकड़ी बांध के पट्टी बांध देते हैं, दर्द अभी भी होगा, बाद भी होगा। बच्चे के इस तरह इलाज का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर ये इलाज का कैसा तरीका है। हरदोई से न्यूज़ 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। दिसंबर का महीना आ गया है। सुबह शाम को छोड़ दिया जाए तो दिन में वैसी सर्दी नहीं दिख रही। जानकर हैरत होगी कि 123 साल बाद नवंबर सबसे गर्म रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
साल 2024 की गर्मी ने तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। गर्मी के दौरान राजधानी दिल्ली में भी 50 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। वहीं उत्तर भारत की बात करें तो दिसंबर का महीना चल रहा है। दिसंबर में जो सर्दी ठिठुरा देती थी, उसके तेवर अभी देखने को नहीं मिले हैं। अमूमन हर साल नवंबर के महीने में सर्दी अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। नवंबर में उत्तर भारत में औसत तापमान साल 1901 के बाद पहली बार 20 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। मौसम विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं। नवंबर के दौरान उत्तर भारत में औसत तापमान 20.14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 1.4 डिग्री ज्यादा है। पूरे देश में इस महीने के दौरान औसत अधिकतम तापमान 29.37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह शाम भले ही ठंडक देखने को मिली हो, लेकिन दिन के समय में लोगों की गर्मी से पसीने छूटे। इस साल देश भर के ज्यादातर हिस्सों में दिसंबर से फरवरी तक तापमान सामान्य से ज्यादा रहने के आसार हैं। इसका मतलब हुआ कि गर्मी अपना असर नहीं छोड़ने वाली। सितंबर की शुरुआत से ही मौसम शुष्क बना हुआ है। इसका कारण जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का गर्म होना और कार्बन डाइऑक्साइड सहित तमाम ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना है। इसके साथ ही अब की बार दक्षिणायन में सूर्य जाने के बावजूद भी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मजबूत आते हैं वो नहीं आए और बर्फबारी भी बहुत कम हुई है। इन सब कई कारणों की वजह से अब की नवंबर बहुत गर्म बरस गया है। भले ही अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कम बारिश होती है, लेकिन इसकी वजह से ठंड जरूर बढ़ जाती है। लेकिन अभी ठंड का सितम देखने को नहीं मिल रहा है। इसी तरह सर्दी के दिन भी कम हुए हैं, लेकिन अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मजबूत आएंगे और दिसंबर में दोनों दिन और रात के तापमान में गिरावट होने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते में तो मौसम सामान्य ही बना रहेगा। कुछ बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री तक रहेगा। ऐसे में दिसंबर में भी गर्मी दिन में परेशानी बन सकती है। कानपुर से अमित गंजू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब हम रेल यात्रा करते हैं तो एसी क्लास में यात्रा के दौरान साफ सफाई को लेकर मन में काफी सवाल उठते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से एक वीडियो सामने आया है, जहां पर कंबल, चादर, तकिए के कवर धोए जा रहे हैं। रेल में आरामदायक यात्रा करने के लिए यात्री एसी क्लास का टिकट रिजर्व कराते हैं। यहाँ पर यात्रियों को टिकट के हिसाब से सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें सोने के लिए कंबल, चादर और तकिए मिलते हैं। लेकिन यात्रियों के जहन में हमेशा यही सबसे बड़ा सवाल रहता है कि क्या जिन कपड़ों का यात्रा के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो वाकई हमारे लिए ठीक हैं? साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है या नहीं? पिछले दिनों लोकसभा में भी सरकार का इस पर जवाब आया, जिसमें कहा गया कि आधुनिक मशीनों से चादर, कंबल और तकिए के कवर की न सिर्फ धुलाई की जाती है, बल्कि इन्हें प्रेस और सैनिटाइज भी किया जाता है। ये तस्वीरें देखिए जिनमें कपड़ों की धुलाई की जा रही है। पहले कपड़ों को मशीनों में डाला जाता है, जिसके बाद उनकी बढ़िया से धुलाई होती है, जिसका टाइम भी सेट किया जाता है। तय समय के बाद उन्हें मशीन से निकालकर ड्रायर मशीन से सुखाने का काम होता है। सुखाने के बाद बेहद ही सलीके से फोल्ड करने के बाद उन्हें पैकेट में रखा जाता है। पूर्वोत्तर रेलवे ने इसके लिए मशीनों को पूरी तरह अपग्रेड किया है। कंबल 30 दिन में धोया जाता है और रोज 600 तकियों के कवर धोए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे में रोज 48,000 लिनन पैकेट तैयार किए जाते हैं। लिनन में जो पूरी व्यवस्था है उसमें काफ़ी सुधार किया गया है और इस संबंध में मैं डिफर करता हूं आपसे, क्योंकि अभी पैसेंजर्स का काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है और उसका कारण है कि जो धुलाई व्यवस्था है वो और बेहतर हुई है और इसमें हम लोग पर डे ऑन एन एवरेज लगभग 1 लाख लिनेंस की धुलाई करते हैं। फिर उसका आयरन करके उसको प्रॉपर पैकिंग किया जाता है। गोरखपुर लॉन्ड्री में धुलाई की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए 15 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यात्रियों की संतुष्टि के लिए लिनन पैकेट पर QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन कर देखने पर रेलवे की धुलाई की पूरी प्रक्रिया दिखती है। तो चादर निकलती है, उसकी सफेदी की जांच के लिए कि व्हाइटनेस कितना है, उसके लिए एक व्हाइटनेस मीटर भी यूज किया जाता है और इसमें जो भी चादर निकलती है उसका सैंपल टेस्ट किया जाता है, जिससे कि उसकी व्हाइटनेस प्रॉपर बनी रहे। इसके अतिरिक्त जो एक कंट्रोल सेटअप किया है 24/7
जिसके माध्यम से अगर कोई शिकायत करता है यात्री तो इमीडिएटली उसको दूर किया जाता है। इस तरह पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए पूरा ध्यान रख रहा है ताकि साफ सफाई से कोई समझौता नहीं हो। गोरखपुर से न्यूज़ 18 के लिए राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को हाई रिस्क कैटेगरी में डाला है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, जो मिनरल वाटर वाली कंपनियों के लिए झटका भी है। हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं या यात्रा पर निकलते हैं तो पानी को खरीदने की जरूरत पड़ती है। पानी के लिए हम अक्सर मिनरल वाटर या पैकेज ड्रिंकिंग लेते हैं। बोतल में बिक रहे इस पानी को साफ सुथरा मानकर लोग खरीदते हैं, लेकिन कहीं ये पानी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं, क्योंकि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रणाली यानी FSSAI ने पैकेज ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को हाई रिस्क खाद्य पदार्थ श्रेणी के रूप में शामिल किया है। ये फैसला पैकेज पानी और मिनरल वाटर बेचने वाली कंपनियों के लिए झटका माना जा रहा है। देखने में आया कि जो बाजार में पैकेज्ड वाटर मिलता है, आप देखिए ज्यादातर बॉटल्स उसमें ऐसा लगता है कि देखने में नकली होती है, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, उनका कोई क्वालिटी चेक नहीं होता और बहुत बड़े संख्या में लोग इस पैकेज वाटर पर डिपेंडेंट है आजकल, क्योंकि अगर आप ट्रेवल करते हैं या कोई बड़े फंक्शंस होते हैं तो वहाँ पैकेज वाटर ही होता है और इसकी वजह से अगर इनकी गुणवत्ता प्रॉपर नहीं है तो पेट का इन्फेक्शन होना या शरीर के बाकी इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। FSSAI के नए नियम के मुताबिक अब सभी पैकेज्ड और मिनरल वाटर निर्माताओं को सालाना निरीक्षण का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी से ऑडिट किया जाएगा। न सिर्फ स्पूरियस या नकली ब्रांड्स मिलते हैं यहाँ पे जो अच्छे ब्रांड्स की कॉपी होती है, बल्कि देखने में आया कि जो अच्छे बहुत सारे जो नॉन ब्रांड्स हैं उनका भी कोई क्वालिटी चेक नहीं है, तो लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो मुझे लगता है ये अच्छा गवर्नमेंट का फैसला है कि आप उनकी स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक होनी चाहिए, बल्कि थर्ड पार्टी ऑडिटिंग भी होनी चाहिए। अब मार्केट में बेची जाने वाली पानी की बोतल में BIS मार्क होना जरूरी है। साथ ही पैकेज पानी की यूनिट को शुरू करने से पहले FSSAI का प्रमाण पत्र लेना भी जरूरी है। FSSAI ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है पैकेज वाटर और मिनरल वाटर को लेकर, जिससे कंपनियों को एक बड़ा झटका लग गया है और कल से लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। FSSAI ने साफ तौर पर एक नोटिस जारी किया है और अब जितनी भी पैकेजिंग होगी या कोई अगर वाटर प्लांट लेता है या कोई यूनिट शुरू करता है तो उनके लिए भी अब अनिवार्य हो गया है कि उनको थर्ड पार्टी ऑडिट के थ्रू जाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर लाइसेंस रद्द हो जाएगा। कैमरामैन अपू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में इन दिनों नेशनल गेम्स की मेजबानी की तैयारी चल रही है। फुटबॉल और स्विमिंग जैसे बड़े इवेंट्स इसी स्टेडियम में होने हैं, लेकिन इतने बड़े आयोजन में हल्द्वानी शहर के लोग स्टेडियम तक आसानी से कैसे पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। ठंड की दस्तक के बीच हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन हल्द्वानी शहर के इस स्टेडियम तक पहुंचने के लिए जो रोड है उसकी हालत बेहद खराब है। हालात ऐसे हैं कि गौला नदी रोड का जो हिस्सा अपने साथ बाढ़ में बहा ले गई थी, उसका नेशनल गेम्स शुरू होने तक बनना भी संभव नहीं। हालांकि सिंचाई विभाग का दावा है कि टेंडर हो चुके हैं। देखिए, आपको पता ही है, इसमें गोला में काफ़ी भारी वर्षा हुई थी और गोला नदी के बहाव से काफ़ी बड़ा कटाव हुआ था। उसमें योजना गठित हो चुकी है और उसके टेंडर भी हो चुके हैं। जल्द ही उसका काम भी प्रारंभ हो जाएगा। टेंडर की प्रोसेस चल रही है। दरअसल गौला पार में मौजूद इस इंटरनेशनल स्टेडियम में फुटबॉल, खो खो, वुशु, मॉडर्न पैंथलोन, स्विमिंग, वाटर पोलो जैसे गेम्स इवेंट होने हैं, जिन्हें देखने के लिए हल्द्वानी से दर्शक भी जाएंगे। लेकिन इससे पहले शहर का मेन कनेक्टिंग रोड और स्टेडियम की सुरक्षा दीवार का गौला नदी में गिरना चिंता वाली बात है, क्योंकि आपात स्थिति में यही रोड खिलाड़ियों को अस्पतालों तक पहुंचाने में मदद करेगा। हालांकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खिलाड़ियों की सुरक्षा का भरोसा दे रहा है।
राष्ट्रीय खेल के समय उसकी सुरक्षा के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। उसको चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके उसको सुरक्षित किया जाएगा। जो हमारी टीम एक मैनेजमेंट के लगी हुई है, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उसको पूरे तरह से सुरक्षित खिलाड़ियों के लिए किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना की संभावना न रहे। जाहिर है खेल विभाग खिलाड़ी और दर्शक दोनों को ही सुरक्षा का भरोसा दे रहा है, लेकिन गौला नदी में समाई इस रोड को बनाना उसके बस की बात नहीं और न ही सिंचाई विभाग ये काम कर सकता है। ऐसे में अगर सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो हल्द्वानी के खेल प्रेमियों को इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना ही होगा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अगर आपको ऑनलाइन शादियों के न्योते आ रहे हैं लेकिन आपको न्योता देने वाला आपका परिचित नहीं है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। कहीं आप साइबर ठगों के झांसे में आकर कंगाल ना हो जाए। पूरा मामला इस रिपोर्ट से समझिए। इन दिनों शादियों का सीजन है और समय की बचत के लिए अब शादियों के इनविटेशन कार्ड भी डिजिटली देखने को मिल रहे हैं। अक्सर ऑनलाइन डिजिटल कार्ड व्हाट्सएप पर अपने सगे संबंधियों को भेजे जा रहे हैं, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए साइबर अपराधी भी सक्रिय हैं और व्हाट्सएप पर साइबर अपराधी भी शादियों के न्योते भेज रहे हैं। जैसे ही आप इस इनविटेशन कार्ड पर क्लिक करते हैं, आपके फोन का एक्सेस साइबर अपराधियों के पास पहुंच जाएगा, जिससे आपकी कमाई और गोपनीय चीजों को भी एक्सेस कर लेंगे और फिर शुरू होगा आपके साथ साइबर ठगी का खेल। वो व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पे वो कुछ एपीके फाइल्स भेजते हैं। एपीके फाइल का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉइड पैकेज किट। तो इस फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड में एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी और आपके फोन में एक ऐप होता है वो इंस्टॉल हो जाता है। उस ऐप का यूज क्या होता है कि वो आपके फोन में अलग अलग परमिशन, जैसे कि एसएमएस को रीड करना, एसएमएस को सेंड करना, इंटरनेट को चलाना, आपका फोन को एक प्रकार से रिमोट कंट्रोल पे ले लेता है। वही साइबर अधिकारियों का कहना है कि बिना पहचान के लोगों द्वारा भेजे गए शादियों के कार्ड को डाउनलोड ना करें। साथ ही अपील की है कि किसी के साथ भी ठगी की घटना होती है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र परतवाल की रिपोर्ट। हल्द्वानी में बहने वाली गौला नदी की तस्वीर आने वाले दिनों में बिल्कुल बदल सकती है और ये पर्यटकों के आकर्षण का बड़ा केंद्र हो सकती है। आखिर ये सब कैसे संभव है, आपको दिखाते हैं। आने वाले दिनों में नैनीताल जिले की पहचान महज इन खूबसूरत झीलों के कारण ही नहीं होगी, बल्कि हल्द्वानी की गार्गी यानी गौला नदी में बनने वाला रिवर फ्रंट भी पर्यटन के एक बड़े आकर्षण का केंद्र हो सकता है, जिसका शुरुआती काम कागजों में शुरू हो चुका है। तो रिवर फ्रंट का कंसेप्ट आया है और उसके लिए सर्वे इत्यादि कराया जाएगा। ये लगभग 9 किलोमीटर का रीच पूरा आता है, उसमें कराया जाएगा सर्वे और फिजिबिलिटी देखी जाएगी किस प्रकार से हम वहाँ पर्यटन की भी सुविधा दे सकते हैं, सेफ्टी भी दे सकते हैं, साथ में अप्रोच रोड और घाट इत्यादि बनाए जा सकते हैं। सौंदर्यीकरण के भी काम उसमें सम्मिलित होंगे। गौला नदी बरसात के दिनों में काठ गोदाम से लेकर हल्द्वानी तक शहर की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है और नमामि गंगे मिशन के तहत नदी के इस दायरे में रिवर फ्रंट बनाकर न सिर्फ सुरक्षा। और गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी, सीधे आपको ले चलते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ताल नादौर निर्माणाधीन वेटनरी कॉलेज का निरीक्षण करने का उनका कार्यक्रम है। ताल नादौर में बन रहा है वेटनरी कॉलेज। 350 करोड़ की लागत से ये महाविद्यालय बनाया जा रहा है। और इस बीच गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम, यहाँ के तमाम विकास कार्यों का वो जायजा लेंगे और साथ ही जो वेटनरी कॉलेज बन रहा है उसका भी निरीक्षण करेंगे। 350 करोड़ की लागत से यह हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचे तो उनकी अगवानी के लिए तमाम नेता पदाधिकारी वहां पर उपस्थित हैं जो उनका अभिवादन कर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम योगी इस वक्त गोरखपुर पहुंच चुके हैं। उनका कार्यक्रम है यहाँ पर। वेटनरी महाविद्यालय के निर्माण कार्य से जुड़ा अपडेट मुख्यमंत्री को दिया जा रहा है। यहाँ पर ताल नादौर निर्माणाधीन वेटनरी कॉलेज का निरीक्षण मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ये वेटनरी कॉलेज 350 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और इसका निरीक्षण इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं।
आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो गोरखपुर पहुंचे हैं। वहां पर एक्सपर्ट्स और अधिकारी जो पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी उनको दे रहे हैं। पूरे प्रोजेक्ट साइट को मुख्यमंत्री ने खुद देखा और उसके बाद अब वो वहां पर एक्सपर्ट्स और अधिकारियों से उसका जायज़ा ले रहे हैं। उनको पूरे प्रोजेक्ट साइट का मॉडल वहां पर दिखाया जा रहा है और उसके माध्यम से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कामकाज कहां तक पहुंचा है। 350 करोड़ की लागत से इस वेटनरी कॉलेज को बनाया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने, गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। यहां पर तालनादौर निर्माणाधीन वेटनरी कॉलेज का वो निरीक्षण कर रहे हैं। तालनादौर में एक वेटनरी कॉलेज बनाया जा रहा है जिसकी लागत 350 करोड़ है। उसी की प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचे हैं। उन्होंने पहले निर्माण कार्य को खुद देखा और उसके बाद अब एक्सपर्ट्स और अधिकारियों से उस पर वो जानकारी ले रहे हैं। अधिकारी उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनके सामने पूरे प्रोजेक्ट साइट का मॉडल रखा हुआ है जिसके माध्यम से उनको बताया जा रहा है कामकाज के बारे में और सीएम भी उससे जुड़े हुए सवाल जवाब अधिकारियों से कर रहे हैं। के लिए उनको अच्छी उनकी नस्ल हो उसको तैयार कराने में। ठीक है सर, वैसे इनके घूमने के लिए ये अभी पूरी लैंड हम लोगों ने खाली कर दी थी और ये स्टूडेंट्स के लिए प्लेइंग एरिया है। ठीक है, एक जगह उसको रखिए, इसको एक तरफ करवाइए, यहाँ से इसको शिफ्ट करवा करके एक पूरी लैंड उनके लिए पूरी लैंड कितनी है ये? 80 एकड़ है। 80 एकड़ इनके लिए दिया गया जी। और बाकी इधर ये लैंड क्या है? गोपाल द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ गए। रामगोपाल, इस वेटनरी कॉलेज के बारे में बताइए और सीएम इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं पूरी प्रोजेक्ट साइट पर। बिल्कुल, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वेटनरी कॉलेज का निरीक्षण कर रहे हैं और ये निरीक्षण जो है औचक निरीक्षण इनका लगा है। सुबह तक अधिकारियों को पता नहीं था कि यहाँ पे वो निरीक्षण करेंगे। सुबह के वक्त उन्होंने इसका निरीक्षण करेंगे। चूंकि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है ये प्रोजेक्ट और करीब 350 करोड़ की लागत से अभी इसमें काम चल रहा है। 3 चरणों में इसका काम होना है। आने वाले समय में इस वेटनरी कॉलेज को विश्वविद्यालय में भी कन्वर्ट करने की योजना योगी सरकार की है। तो अभी जो अभी निर्माणाधीन है ये, तो इसका ये काम चल रहा है। चूंकि बेलीपार थाना क्षेत्र के तालनादौर में है और तालनादौर में ये बनाया जा रहा है और यहाँ पे इसी के पीछे 50 एकड़ में करीब नगर निगम गौशाला भी बनाएगा। तो इन दोनों के कामों होने के बाद जो दक्षिणांचल का एक एरिया है, ऐसा माना जाता था कि ये थोड़ा सा पिछड़ा एरिया गोरखपुर का है, तो इसके बन जाने के बाद यहाँ पे विकास की गति और तेज होगी। साथ ही जी बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ से निकलेंगे, डॉक्टर्स यहाँ पे जानवरों के डॉक्टर्स निकलेंगे। तो जो किसान हैं, आसपास के किसान हैं, अगल बगल के जिलों के और मंडलों के जो लोग हैं वो भी इससे लाभान्वित होंगे। तो एक तरीके से ये बिल्कुल, और उसी के ही प्रोजेक्ट साइट पर मुख्यमंत्री इसका जायजा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए।